हमारे शरीर के अंदर एक प्रेशर कुकर लगातार काम कर रहा है जो हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। लेकिन क्या हो अगर इस कुकर का प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए। आज हम शरीर के इसी प्रेशर सिस्टम पर मिली जानकारी की गहराई में उतरेंगे। ब्लड प्रेशर यानी बीपी। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ ये नहीं बताते कि बीपी क्या है, बल्कि ये भी कि ये हमारी जीवन शैली से कैसे बात करता है, कब ये साइलेंट किलर बन जाता है, और सबसे जरूरी इसके प्रेशर वाल्व को अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। आज का मिशन है इस रोजमर्रा की मेडिकल टर्म को एक नई नजर से समझना। साइलेंट किलर, ये शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है और ये बिल्कुल सटीक है। इसकी खामोशी ही इसका सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक इसके लक्षण जैसे सिर दर्द या चक्कर आना हमें महसूस होते हैं, तब तक ये खामोश दबाव अंदर ही अंदर हमारी धमनियों, दिल, दिमाग और किडनी को कमजोर करना शुरू कर चुका होता है। ये एक धीमी गति से होने वाला नुकसान है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस प्रेशर सिस्टम की गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, लेकिन एक नए एंगल से। हम सब ने 1280 जैसे नंबर सुने हैं, पर ये सिर्फ 2 नंबर नहीं है ना? बिल्कुल। इन लेखों में इन्हें समझाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, ये 2 नंबर सिर्फ मेडिकल रीडिंग नहीं है, ये हमारे दिल और हमारी जीवन शैली के बीच का एक लगातार चलने वाला संवाद है। पहला नंबर, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो तब का प्रेशर है जब दिल पूरी ताकत से सिकुड़कर खून को धमनियों में धकेलता है। ये बताता है कि हमारा दिल कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा। और दूसरा नंबर, डायस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है, खुद को खून से भरता है। ये दिखाता है कि हमारी धमनियों को, हमारे सिस्टम को आराम करने का मौका मिल भी रहा है या नहीं। तो एक है मेहनत का नंबर और दूसरा है आराम का। यह सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, मेहनत और आराम। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या 12,080 का आंकड़ा पत्थर की लकीर है? मतलब क्या एक प्रोफेशनल एथलीट जिसका दिल बहुत मजबूत है और एक सामान्य ऑफिस जाने वाले व्यक्ति के लिए इस नंबर का मतलब एक ही होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें गाइडलाइंस और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के फर्क को समझने में मदद करता है। देखिए, 12,080 एक आदर्श औसत है, एक बेंचमार्क। लेकिन हाँ, इसमें भिन्नता होती है। एक एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो सकता है और उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य से थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उनका दिल हर धड़कन में ज्यादा कुशलता से खून पंप करता है। वहीं उम्र के साथ धमनियों में थोड़ी सख्ती आना स्वाभाविक है, जिससे बीपी थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा एक अकेली रीडिंग पर नहीं, बल्कि एक पैटर्न पर ध्यान देते हैं। एक पैटर्न पर। जी, मानक साफ हैं। लगातार 140, 90 से ऊपर रहना हाई बीपी या हाइपरटेंशन है, और 90-60 से नीचे रहना लो बीपी या हाइपोटेंशन माना जाता है। ये वो सीमाएं हैं जहां सिस्टम पर तनाव साफ दिखने लगता है। ठीक है, तो पहले उस स्थिति की बात करते हैं जहां प्रेशर जरूरत से ज्यादा है, हाई बीपी। इन स्रोतों में इसके कारणों की एक लंबी लिस्ट है। ज्यादा नमक, तनाव, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, ये सब हम सुनते आए हैं। लेकिन मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि हमारी सोच या भावना यानी तनाव हमारे खून के दबाव को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित कर सकती है। क्या इन पेपर्स में इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये एक प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा। इस मोड में शरीर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और खून की नलियों को सिकोड़ देते हैं ताकि जरूरी अंगों तक ज्यादा खून पहुंचे। अब सोचिए, अगर ये स्थिति कुछ मिनटों के लिए हो तो ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में हमारा तनाव पुराना और लगातार बना रहने वाला है। काम का प्रेशर, रिश्तों की चिंता। इसका मतलब है कि हमारा शरीर लगातार उस इमरजेंसी मोड में जी रहा है। धमनियां लगातार सिकुड़ी रहती हैं, दिल ज्यादा मेहनत करता रहता है और नतीजा होता है हाई ब्लड प्रेशर। और शायद नमक इसे और भी बदतर बना देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बायोकेमिस्ट्री काम करती है। एक लेख में बताया गया है कि जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो बात सिर्फ शरीर में पानी जमा होने और खून का वॉल्यूम बढ़ने की नहीं है। सोडियम हमारी धमनियों की दीवारों को सीधे तौर पर संवेदनशील बना देता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो तनाव के हार्मोन पर ज्यादा तीव्रता से प्रतिक्रिया करती हैं। ओह। तो तनाव और नमक मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बना सकते हैं,
जहां तनाव आग लगाता है और नमक उस आग में घी का काम करता है। यही है वो साइलेंट तरीका जिससे हमारी आदतें हमारी धमनियों को धीरे धीरे सख्त और कमजोर बना देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पाइप में लगातार तेज दबाव से पानी बहता रहे तो वो पाइप कमजोर हो जाता है। यही कमजोरी आगे चलकर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। तो ज्यादा दबाव हमारी धमनियों के लिए दुश्मन है, ये तो साफ है। लेकिन क्या होगा अगर ये दबाव जरूरत से ज्यादा कम हो जाए? सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि चलो सिस्टम पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इन स्रोतों को देखकर लगता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हाई बीपी प्रेशर कुकर के फटने का खतरा है, तो लो बीपी उस स्थिति की तरह है जब कुकर में खाना पकाने के लिए पर्याप्त भाप ही नहीं बन रही। जब बीपी 90-60 से नीचे चला जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे शरीर के जरूरी अंगों, खासकर हमारे दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच पा रहा है। और शायद इसीलिए चक्कर आने या आंखों के सामने अंधेरा छा जाने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। एकदम सही। मेडिकल भाषा में इसे सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं और हमारा शरीर इसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना दरअसल दिमाग का एक अलार्म सिग्नल है कि मुझे तुरंत और फ्यूल चाहिए। इसके कारण कई हो सकते हैं: शरीर में पानी की कमी, अचानक पोजीशन बदलना, कोई अंदरूनी खून का रिसाव या कुछ दवाओं का असर। हाई बीपी के खामोश खतरे के विपरीत लो बीपी के लक्षण ज्यादातर महसूस हो जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें अक्सर सामान्य कमजोरी मानकर टाल देते हैं। हाँ, ये तो होता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, इन लक्षणों को सामान्य थकावट से कैसे अलग समझा जाए? जवाब वही है, अगर ये बार बार हो तो बीपी की जांच करवाना ही असलियत बता सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या के दोनों पहलुओं को समझ लिया, बहुत ज्यादा दबाव और बहुत कम दबाव। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। एक बात जो इन सभी लेखों में उभर कर आती है वो ये है कि इसका हल हमारी प्लेट और हमारी आदतों में छिपा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ 30 मिनट टहलने या नमक कम करने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? कई लोगों को लगता है कि जब तक दवाएं ना ली जाए कुछ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। दवाएं निश्चित रूप से जीवन रक्षक हैं, खासकर जब बीपी बहुत ज्यादा हो, लेकिन उन्हें एक इमरजेंसी उपाय की तरह देखना चाहिए। असली और स्थायी समाधान जीवन शैली में ही है। इसे एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए। रोज 30 मिनट की वॉक एक छोटी SIP है जो सालों बाद हार्ट अटैक जैसे बड़े खर्चे से बचाती है। अच्छी एनालॉजी है। जब हम टहलते हैं तो हमारा दिल मजबूत होता है, वो हर धड़कन में ज्यादा कुशलता से खून पंप करता है और धमनियों में लचीलापन आता है। रही बात खाने की, तो पोटेशियम जो हरी सब्जियों और फलों में होता है, वो सोडियम के असर को संतुलित करता है। तो ये सिर्फ नमक कम करने की बात नहीं है, बल्कि सही चीजों को बढ़ाने की भी बात है। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करते हैं और लंबे समय में बड़ा फायदा देते हैं। और इन बदलावों में एक जिक्र योग और प्राणायाम का भी है, खासकर अनुलोम विलोम का। ये सिर्फ सांस अंदर बाहर लेने से कहीं ज्यादा है ना? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान बहुत दिलचस्प है और ये सीधे तनाव वाले हिस्से से जुड़ता है जिसकी हमने पहले बात की थी। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारा फाइट या फ्लाइट मोड, जो हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। अच्छा। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जो शरीर को शांत और रिपेयर करता है। तनाव की वजह से हम ज्यादातर पहले मोड में रहते हैं। अनुलोम विलोम, जिसमें हम एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हैं, सिर्फ सांस का व्यायाम नहीं है। ये इन दोनों सिस्टम के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। जब हम धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से सांस लेते हैं तो हम शरीर को संकेत देते हैं कि सब सुरक्षित है, तुम शांत हो सकते हो। इससे तनाव के हार्मोन कम होते हैं, दिल की धड़कन धीमी होती है और सिकुड़ी हुई धमनियां शिथिल हो जाती हैं। मतलब हम सचमुच अपने शरीर के मोड को बदल सकते हैं सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देकर? बिल्कुल। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम भौरे जैसी आवाज निकालते हैं, उससे पैदा होने वाला कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। और शवासन शरीर को गहरी शिथिलता की स्थिति में ले जाता है, जो रिकवरी और रिपेयर के लिए जरूरी है। तो ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये शुद्ध रूप से बायोफीडबैक है। आप अपनी सांस के जरिए अपने शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम को नियंत्रित करना सीख रहे हैं। ये बीपी को मैनेज करने का एक बहुत शक्तिशाली और बिना किसी साइड इफेक्ट वाला तरीका है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक जानकारी है। तो हमने समस्या को समझा और समाधान के रास्तों को भी जाना।
अंत में कुछ ऐसी सलाह जो लोग आज से ही अपना सकते हैं। बीपी चेक करने का सही तरीका और समय क्या है, क्योंकि मैंने सुना है कि गलत तरीके से नापने पर रीडिंग बहुत अलग आ सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी गई है। सबसे अच्छा समय सुबह सोकर उठने के बाद, कुछ भी खाने पीने या एक्सरसाइज करने से पहले का होता है। आराम से कुर्सी पर बैठें, पैर जमीन पर सीधे रखें और हाथ को दिल के लेवल पर किसी टेबल पर टिका दें। रीडिंग लेने से पहले 5 मिनट शांति से बैठें और एक बार नहीं, 2-3 बार। हाँ, 2-3 रीडिंग लें और उनका औसत निकालें। हफ्ते में 2-3 बार जांच करना एक अच्छा अभ्यास है, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल सके, न कि सिर्फ एक दिन का आंकड़ा। और सबसे बड़ी चेतावनी क्या है जो इन स्रोतों में बार बार दोहराई गई है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सलाह यह है कि अगर बीपी लगातार ज्यादा या कम रहता है, तो इंटरनेट पर इलाज खोजने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है। वही सही कारण का पता लगाकर सही सलाह दे सकते हैं। और उससे भी अहम बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा खुद से शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश है जो पहले से इलाज करवा रहे हैं। कभी कभी लोग थोड़ा बेहतर महसूस होने पर दवा छोड़ देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दवा आपके बीपी को नियंत्रित रख रही है, उसे ठीक नहीं कर रही। स्थायी समाधान तो जीवन शैली के बदलाव ही हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक मेडिकल आंकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कहानी कहता है। ये बताता है कि हम क्या खाते हैं, हम कितना चलते हैं और हम दुनिया के तनाव का सामना कैसे करते हैं। ये खामोश हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी सजा नहीं है जिसके साथ बस जीना पड़े। बिल्कुल, ये सभी स्रोत हमें एक स्पष्ट और व्यावहारिक रास्ता दिखाते हैं, और ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी और कितनी खामोश समस्याओं का समाधान सिर्फ दवाओं के इंतजार में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों के पुनर्मूल्यांकन में छिपा है। चाहे वो डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि स्वास्थ्य का असली प्रबंधन अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचने से बहुत पहले हमारे अपने घर, हमारी रसोई और हमारी दिनचर्या में ही शुरू हो जाता है। हमें सिर्फ खुद की और अपने शरीर के संकेतों की थोड़ी और सुनने की जरूरत है।